अब हम हाशिए पर दिए गई पंक्ति के अर्थ को उनके सौंदर्य के साथ समझने का प्रयास करेंगे। एक सखी दूसरे सखी को कहती है कि सखी उठ, अब रात बीत चुकी है। उषा रूपी स्त्री यानी कि सुबह रूपी स्त्री, आकाश रूपी पनघट, आकाश जो हमारा जो स्काई है उसको अगर पनघट मान ले जहाँ पे लोग पानी लेने जाते, अगर आकाश को एक स्पेस मान ले, एक जगह मान ले, प्लेस मान ले, और वहाँ पे उषा जो ऐसे स्त्री मान ले कि रोशनी आ रही है इसीलिए तो मतलब रात जा रही है, और वो स्त्री आई है इसीलिए ही तो वो घड़े में पानी भर रही है, तो वो एक कारण है, एक कार्य के होने का, ठीक है। और जो जिस चीज़ पे कार्य हो रहा है, जैसे कि तारा गुम हो रहे हैं या फिर घड़ा भरा जा रहा है, तो ये इस दोनों पे कार्य हो रहे हैं, तो इसीलिए और जो तीसरी चीज़ है, जो एक चीज़ जो एक्चुअली में दूर जा रही है, जैसे कि पनघट में जो क्या बोलते हैं, जल मतलब डुबो रही है लड़की, और उसी तरह से आकाश में रोशनी की वजह से तारा गायब हो रहा है, तो ये दोनों सेम एक तरह से लिया गया है। और जो स्त्री है वो कहती है कि सखी अब उठ जा, रात बीत चुकी है। उषा यानी कि सुबह रूपी स्त्री अब आकाश रूपी पनघट में तारे रूपी घड़े को डुबो रही है। अर्थ हुआ कि उषा काल हो गया है, सुबह हो गई है, आकाश में से रात की कालिमा दूर हो गई है और आसमानी रंग दिखने लगा है। आप जानते ही हैं कि पानी का रंग भी आसमानी ही दिखता है, इसलिए यहाँ आकाश की कल्पना पानी को भरने के घाट के रूप में दिखाई गई है। आकाश का रंग बदल रहा है, तारों की झिलमिलाहट भी हल्की होती जा रही है और लुप्त होती जा रही है, जैसे घड़े दिखते दिखते गुड़ुप से पानी के अंदर डूब जाते हैं। तो जिस तरह से घड़ा जब हम मतलब पहले स्त्री आती है वैसे ही रोशनी आई, समझ गए। उसके बाद जैसे घड़ा अंदर जाता है आकाश मतलब पानी के, उसी तरह से आकाश के अंदर भी वो तारा चला गया है और गायब हो गया है। तो जो काम कर रहा है वो हो गया, जो नीचे काम कर रहा है वो है स्त्री, जो ऊपर काम कर रहा है वो है रोशनी यानी कि उषा या सुबह जो भी मान सकते हो। और जिस चीज़ पे हो रहा है और वो हो गया तारा या घड़ा, जैसे तारा गायब हो रहा है वैसे घड़ा भी पानी के अंदर गायब हो रहा है। और जहाँ पे हो रहा है जैसे आकाश में जैसे तारा गायब हो रहा है, उसी तरह वो जो पानी है उसमें वो घड़ा गायब हो रहा है। परफेक्ट, सिंपल। आई नो थोड़ा पहले कंफ्यूजिंग हो गया था, बट दिस इज नाउ व्हाट यू गेट, ठीक है। तो उसके बाद इन पंक्तियों का सौंदर्य इस बात से निहित है कि सुबह के दृश्य का वर्णन आम जन जीवन के कार्य से जोड़ते हुए किया गया है। सुबह सुबह नदी, तालाब या कुएं पर जाकर पानी लाना ग्राम जीवन में एक आम क्रियाकलाप रहा है। तो वो जो लेखक है इस बात की सौंदर्य इस बात में है, मतलब इस बात को इतना सुंदर क्यों माना गया है, व्हाई इज इट सो ब्यूटिफुल, व्हाई इज इट सो मतलब इसको ऐसा देखा गया है कि जैसे ये बहुत ही सुंदर सा दृश्य है लेकिन बहुत आम सा दृश्य है, लेकिन इसकी कल्पना बहुत ही खूबसूरत ढंग से की गई है, क्योंकि ये चीज़ एक्चुअली में लोग करते हैं और ये एक बेसिक चीज़ है जो कि आप किसी भी गांव में जाओगे तो देखोगे कि वैसे ही होता है या हमारे पूर्वज ऐसा ही किया करते थे। तो ये एक ऐसी चीज़ है जिसकी कल्पना बहुत आसानी से की जाती है, और इसी तरह से अगर हम एक चीज़ की कल्पना आसानी से कर सकते हैं तो हम उसी तरह से उसको आकाश के साथ जोड़ सकते हैं। अब पहले साइंस इतना डेवलप नहीं था तो ऑब्वियसली बात है उनको तो पता नहीं चलेगा ना, अगर जो लिसनर्स होंगे तो उनको पता नहीं चलेगा कि आकाश में क्या होता है क्या नहीं होता है, या फिर जिसने आज भी साइंस इतने अच्छे से नहीं पढ़ी है, इतना डीप तक नहीं गए हैं, उसको भी पता नहीं चलेगा कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है, किस चीज़ के बारे में बात की गई है, और तारे क्यों गायब होते हैं, क्या होता है, सुबह कैसे होती है। तो उसको एक पोइटिक ढंग से बताने के लिए, एक इजी वे में बताने के लिए ये सारा नाटक करके, नाटक इन द सेंस कवि ने बहुत ज़्यादा सोच समझ के इसको हमारे लिए इजी करने के लिए बहुत ज़्यादा कंपैरिजन किया है। तो अब हम आ जाते हैं टिप्पणियों में। इन पंक्तियों में प्रकृति का मानवीकरण किया गया, मानवीकरण यानी पर्सोनिफिकेशन, और अर्थात प्रकृति को मानव के रूप में व्यवहार करते दिखाया गया है। उदाहरण के लिए भोर का समय उषा के उदय और तारों से छिपने का वर्णन करने के लिए उषा को एक स्त्री माना गया है जो आकाश रूपी पनघट में तारों के घड़ों
को डुबोती जा रही है। अंबर पनघट नागरी में रूपक अलंकार है, क्योंकि अंबर में पनघट का, तारों में घड़ों का और उषा में स्त्री का आरोप लगाया गया है। मतलब उन दोनों को जस्ट तुम ऐसे हो कि ऐसे हो, तुम इसके जैसे नहीं हो, तुम ऐसे से ऐसे ही हो। तो उसको पूरा एग्जैक्टली बता दे कि देखो, एक तो मैं बोलूँगी लड़की का नाम सौम्या है और सौम्या जैसी ही एक लड़की थी, दोनों में फ़र्क है कि नहीं। तो उसी तरह से एग्जैक्टली अगर कोई चीज़ को उसके ऊपर, उसका रूप उसके ऊपर डाला जाता है, तो इसलिए उसको कहा जाएगा रूपक अलंकार। अगर किसी से तुलना की जाए कि जैसे कि सोचो एक लड़की है, उसका नाम रूपा है और उसकी बहन का नाम पद्मा है, ठीक है। तो अगर रूपा का नाम स्कूल में रूपेश्वरी है, तो मैं ये कहूँगी कि रूपा रूपेश्वरी है, ठीक है, तो वो हो जाएगा रूपक अलंकार। लेकिन अगर ये मैं ये कहूँगी कि रूपेश्वरी पद्मा जैसी है, तो वो हो जाएगा उपमा अलंकार, क्योंकि वहाँ पे मैं एग्जाम्पल दे दी, ठीक है। या फिर क्योंकि उसका कुछ नाक नक्श मिलते हैं, उसका एग्जाम्पल दिया जा रहा है, उसको कंपेयर किया जा रहा है, लेकिन वो एग्जैक्टली उसको वही नहीं बताया जा रहा है। और टेक्निकली देखा जाए तो रूपा रूपेश्वरी और ये सब लोग एक एक्चुअली में अगर देखा जाए कॉमन वे में, तो वो एक लड़की है, ये उसकी सच्चाई है। लेकिन अगर हम उसको एक नाम दे देते हैं, उसी तरह से इसको भी एक कंपैरिजन, बट एग्जैक्ट कंपैरिजन दे दिया, इसलिए रूपक अलंकार है। अगर हम इसको एक दूसरी चीज़ से कंपेयर करते हुए कुछ बोलते, तो उसको उपमा अलंकार कहा जाता है। बहरहाल हम आते हैं अंश 2 पे। प्रातःकाल हो गया है और इस तथ्य पर बल देते हुए सखी कहती है कि पक्षियों के कलरव यानी कि चहचहाने का स्वर सुनाई दे रहा है और कोपलों के आंचल में थिरकन हो रही है, अर्थात धीमी धीमी हवा से कोपले थिरकने लगी हैं। और सुनो, ये लता भी अपने अधखिले फूलों रूपी गागरी में नया रस भर लाई है। कली से फूल बनने की क्रिया को अधखिले फूल की आकृति कलश यानी गगरी जैसी होती है और बीच में ताज़ा रस से पूर्ण पराग होती है। अतः यहाँ अधखिले फूल और रस से भरी गगरी के समानता के आधार पर सुंदर रूपक बन पड़ा है। आइए एक बार फिर इस अंश के सौंदर्य को देखें। तो यहाँ वो फिर से वो रूपक अलंकार यूज करके दिमाग खराब करके बताया गया कि खगकुल कुल सा बोल रहा, किसलिए का अंचल डोल रहा, लोय लतिका भी भर लाई, मधु मुकुल नवल रस गागरी। तो उनसे कहा कि सुबह तो हो गई है, और ये फैक्ट है, इस फैक्ट को बताते हुए वो जो फ्रेंड है वो अपनी दूसरी फ्रेंड को बोल रही है कि देख कितना अच्छे से पक्षियाँ चहचहा रही हैं, बातें कर रही हैं, कलरव कर रही हैं, और इनके आवाज़ कितनी प्यारे तरीके से सुनाई दे रही है, और जो कोपलों के अंचल भी थिरकन हो रही है। मतलब क्या बोलते हैं, जब पहाड़ थोड़े से डोलने लगते हैं ना, थोड़े से वहाँ पे एक तरह से कह सकते भूकंप नहीं आना, बट एक थोड़ा सा सुबह सुबह मतलब जब हर चीज़ चलने लगती है, रात में एकदम हर चीज़ स्टॉप हो जाती है और अचानक हर चीज़ एक नई तरीके से इधर उधर होने लगती है, मूव करने लगती है, मूवमेंट जब होने लगती है तो ऐसा एक मूवमेंट जैसा थोड़ा सा लगता है। तो वही उसी को ही बोल रहे हैं कि जो कोपले हैं, जो मतलब जो फूल की जो कोपले हैं, वो भी थोड़ा धीरे धीरे डोल रही हैं, धीरे धीरे वो हवा के साथ बह रही हैं, और धीरे धीरे वो कह सकते हैं एक तरह का डांस कर रही हैं, और ये हवा की वजह से हो रहा है, ऐसा वो बताना चाहती है। तो बेसिकली अभी तक 2 चीज़ें हुई है। पहली बात है कि हमारी जो छोटी छोटी पक्षियाँ हैं वो सुबह होने की वजह से चू 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 कर रही हैं, और दूसरी चीज़ है कि जो हमारी जो कोपला का आंचल जो है वो डोल रहा है, यानी कि वो जो हमारे फ्लावर जो अभी नहीं बनी है, जो अभी बर्ड फॉर्म में है, वो हवा से धीरे धीरे अभी डांस कर रही है हिल हिल के। तो ये 2 चीज़ें हुई हैं। और फिर क्या बोलते हैं कि जो लता है, जो यानी कि जैसे क्लाइंबर और क्रीपर की जो
क्या कहते हैं, स्टेम है ना, जो स्टेम से निकल के जो ब्रांचेस हैं, वो वहाँ पे भी वो फ्लावर्स हैं, तो वो भी अपना जो रस है, जैसे फोटोसिंथेसिस होता है ना, तो उसमें एक रस निकलता है जो कि पूरे पूरे प्लांट को देना होता है वो रस। तो वो भी क्या बोलते हैं, अपना जो रस है वो हर जगह पहुंचा रही है। तो उसी तरीके से बोला है कि वो अगर रस पहुंचाएगी तभी फ्लावर्स में इतनी एनर्जी आएगी, वो खिल सके। सुबह सुबह फ्लावर्स कैसे खिलते हैं, वो जो रस आके जब उन तक पहुंचता है तो अब धीरे धीरे खिलने लगते हैं। वो ऑब्वियसली सूरज की वजह से नहीं खिलते, सूरज गर्मी देता है, लाइट देता है, जिसके वजह से उनके अंदर केमिकल रिएक्शन होता है, वो रस जाके उनके फ्लावर के बर्ड्स तक पहुंचता है और बर्ड्स खिलने लगते हैं। तो तीसरी चीज़ क्या हो रही है, ये जो रस जाके वहाँ पे पहुँच रहा है, वहाँ उसकी वजह से फ्लावर्स धीरे धीरे खिलने लगे हैं और कली फूल बनने की प्रक्रिया शुरू कर रही है। और वो क्या कर रही है, जैसे एक जो कहते हैं ना कि उसने जो कलश का रूप लिया हुआ है, क्योंकि फ्लावर जब क्लोज्ड होता है तो वो एक बंद फॉर्म में होता है, कलश जैसा होता है। वो कलश से गागरी जैसे हो रही है, मतलब एक जब बड़ा बर्तन जो कि फैला हुआ टाइप का होता है ना, तो गागरी जैसा बनने की कोशिश करी। मतलब कलश एक बहुत ही ज़्यादा सुराही जैसा होता है मटका, और थोड़ा सा एक वाइड मटका होता है, उसको गागरी कहते हैं। तो वो वैसे कलश से गागरी बन रहा है, यानी कि वो जो एकदम बंद होके था वो धीरे धीरे खुल रहा है। और ये क्या बोलते हैं, इसको भी वापस वैसे ही कंपेयर किया गया है, जैसे कि अगर एक कलश में पानी भर जाता है तो वो किस तरीके से, मतलब एक गागरी जैसा बन रहा है, वैसे ही यहाँ बोला गया है कि वैसे एक्चुअली ऐसा नहीं होता कि कलश में पानी भर जाए तो वो गागरी बन जाता है, लेकिन वो उस टाइप से उसको कंपेयर कर रहा है कि जैसे पहले वो कलश जैसा था, अब उसके अंदर ये जो रस पहुंच गया, जिसके वजह से वो धीरे धीरे बड़ा गागरी जैसा बनने की कोशिश कर रहा है। और इसी तरह से वो बार इस रूप के बारे में बता रहा है। आपने देखा होगा कि सुबह होते ही पक्षी चहचहाने लगते हैं, मंद मंद हवा बहने लगती है और उससे पौधे, पेड़ पौधे, फूल आदि में हलचल हो जाती है। इस दृश्य का वर्णन कवि ने इन पंक्तियों में किया है। तो अब इसको सिंपल करते हुए बताते हैं कि पक्षी चहचहा रहे हैं, सेकंड फ्लावर्स जो क्या हो रहा है, डांस कर रही है हवा के साथ, हवा की वजह से वो मूवमेंट कर रही हैं, और जो ये जो रस है वो स्टेम्स से जाके वो फ्लावर के बड तक पहुंच पा रहा है, इस वजह से धीरे धीरे फ्लावर्स खिलने की कोशिश कर रही हैं। पक्षियों के चहचहाने के कलरव को कलरव कहते हैं, कलकल के रव से, यानी कलकल की आवाज़। रव का मतलब आवाज़ होता है, ठीक है। तो इस कलकल को यहाँ कुलकुल कहा गया है। वो एक्चुअली उन्होंने थोड़ा सा, जैसे कि हम अपने पढ़ाई को मस्त करने के लिए कभी कभी थोड़ा मजाक कर लेते हैं, वैसे ही वो भी थोड़ा सा हमारे साथ हंसी ठिठोली करते हुए, एक प्यार देते हुए, एक उसको एक मौज बनाते हुए उसको उन्होंने कविता को लिखा है। तो उस हिसाब से वो बोल रहे हैं कि कुल का एक और अर्थ होता है समूह। तो उन्होंने एक उसको दूसरा एक फॉर्म देने की या दूसरे एक मीनिंग देने की भी कोशिश की है। उसको समूह भी कहा जाता है। खगकुल यानी कि पक्षियों का समूह, कुलकुल सब बोल रहा है, अर्थात पक्षी कलरव कर रहे हैं। तो अगर वो पक्षी कलरव कर रहे हैं, तो अगर वो एक इंसान एक चीज़ के लिए बोलते तो कल कल बोलते, लेकिन क्योंकि वो ऐसा बोलना चाहते हैं कि वो एक पक्षी केवल नहीं बोल रहा है, कि जितने सारे पक्षी हैं वो सभी चहचहा रहे हैं, तो इसी वजह से उन्होंने कुल कुल शब्द का प्रयोग किया है। क्योंकि कुल का मतलब एक दूसरा अगर एक मीनिंग लिया जाए तो उसका मतलब समूह भी होता है, एक ग्रुप भी होता है। तो इसीलिए उन्होंने इसको बहुत ही सुंदर ढंग से लिखा है। बहुत ही ज़्यादा डीप कविता है, आई नो थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन ऑब्वियसली बात है, मैं इसको थोड़ा थोड़ा ब्रेक डाउन करने की कोशिश कर रही हूँ ताकि आपको एक्चुअली समझ आए। मेरे को खुद को लग रहा है कि ये थोड़ा सा दिमाग में बैठाना मुश्किल होगा। ट्राई करना कि जितना सब हो सके ना इसको पॉइंट्स में लिख सको जब मैं बोल रही हूँ, ताकि ये और ज़्यादा इजी हो जाए कैच करने के लिए कि एग्जैक्टली हर एक लाइन में क्या बोला गया है क्या नहीं। इतनी सी बात को कवि ने बड़ी सुंदरता से उपमानों के सहारे व्यक्त किया है, वही तो प्रॉब्लम है। मतलब बेसिकली वो इतना, मतलब पोएम तो है छोटी सी, लेकिन अगर आपके स्टैंडर्ड में आ रही है, मतलब उन्होंने बहुत ही ज़्यादा खूबसूरती से, बहुत ही ज़्यादा डीप मीनिंग के साथ उसको लिखा होगा, तभी इस तरह की पोइट्री लिखी गई है। और इसी इतने छोटे से पोइट्री में भी इतना डीप मीनिंग्स है,
और इसीलिए वो आपके बराबर है, आपके लायक है। तो मतलब आपके अंदर भी इतनी बुद्धि है अब तक आ चुकी है कि आप इस कविता को समझ सको, और इसीलिए ही ये सब बताया गया है। तो इसको उन्होंने बहुत ही सुंदर तरीके से बोला गया है, खासकर कुलकुल पे ध्यान दिया है कि कैसे उन्होंने कल कल शब्द का यूज़ ना करके कुलकुल शब्द का यूज़ किया है, ताकि ये भी पता चले कि एक पक्षी नहीं है, बहुत सारे पक्षी हैं। तो जैसे उषा नागरी पनघट, अंबर रूपी पनघट में तारा घट डुबो रही है, वो तो हो गया। फिर पानी में डुबो कर घड़ा भरते समय जो कुलकुल की आवाज़ आती है, वह खगकुल अर्थात पक्षी समूह के कलरव से व्यक्त हो रही है। तो अब वो जो उन्होंने पहले लाइन बोली थी कि वो जो पानी में जो डुबुक करके आवाज़ आती है, हमें डुबुक लगती है लेकिन वो कुल टाइप का साउंड होता है। तो अगर ध्यान से सुनो तो वैसा ही होता है। तो वो उसको बोलना चाहते हैं कि जिस तरह से ये सब चीज़ें जो हो रही हैं, तो अगर जैसे पानी, एक उनकी इमेजिनेशन चल रही है और एक वो एक नॉर्मल से जो चीज़ है उसको भी बताने की कोशिश करें। तो रियलिटी यही है कि सुबह हो रही है और रात छुप गई और तारे छुप गए, और मतलब क्या बोलते हैं, आकाश में तारे छुप गए, और एक तरफ उनकी इमेजिनेशन है। अब वो इमेजिनेशन को इसको जोड़ते हुए पहले तो उन्होंने किया है, उसके बाद एक इमेजिनेशन से तो पानी के अंदर से अगर ऐसा डूबता है तो साउंड आता है, लेकिन रियलिटी में तो तारा अगर छुपता है तो साउंड नहीं आता है। तो इसीलिए वो बोल रहे हैं कि कहीं ना कहीं से तो साउंड को व्यक्त करना पड़ेगा, राइट। तो वो साउंड को व्यक्त कैसे कर रहे हैं, वो चिड़ियों की आवाज़ के ज़रिए उस साउंड को व्यक्त करने की कोशिश कर रहे हैं। जिस तरह से पानी में घड़ा डुबोते हैं तो जिस टाइप का साउंड आता है, उसी तरीके से जब पक्षी चहचहाते हैं, सुबह जब हो जाती है तो पक्षी चहचहाना भी एक तरीके का मतलब साइन है कि वो सुबह हो गई है। जैसे पानी में जब घड़ा जाता है तो वो साउंड आता है, उसकी वजह से भी पता चलता है कि पानी में घड़ा गया है और वो बबल्स निकल रहा है जिसकी वजह से साउंड हुआ है। उसी तरह से पक्षियों का चहचहाना भी एक तरह का साइन है कि जो साउंड आ रहा है, और इस वजह से पता चल रहा है कि सुबह हो गई है। इसलिए कहा गया है खगकुल कुलकुल सा बोल रहा। घड़ा भरने के बाद उस कमरे पर रखे हैं लतिका, लतिका नए रस से भरी गागर लेकर चली आ रही है। तो ये बता रहे हैं कि जैसे कि जब हम घड़ा भरने के बाद अगर उससे कमर पे रखे हैं लतिका, जैसे कि हम नॉर्मली कोई भी घड़ा भरने के बाद उसको कमर पे रख के ही वापस घर तक लाते हैं, स्पेशली लेडीज़ जो होती हैं। और ये जो लेडीज़ जब घड़ा घर पे लेकर आती हैं तो वो क्या बोलते हैं, नया रस, मतलब पानी भी जल एकदम नया सा ही लेके आई, क्योंकि वो रिवर से लेके आई है, तो वो जल लेकर अपने घर की तरफ चल चल के जाती हैं। उसी तरीके से वो क्या बोलते हैं, जो हमारी जो कह सकते हैं जो हाँ क्या था वो लताएं हैं, उसके अंदर भी वो जो रस जैसा घुसा है, वैसे ये लोग भी अपने घड़ों में रस लेके जा रही हैं। और वहाँ पे भी एक रस को भरने की वजह से, यानी कि पानी को भरने की वजह से काम हो रहा है, जिसके वजह से लोग घर की तरफ जा पा रहे हैं। और यहाँ पे जो रियलिटी में वो जो रस जाके लतिकाओं तक पहुँच रहा है, बर्ड्स तक पहुँच रहा है, उसकी वजह से फ्लावर खिल रहा है, तो यहाँ पे भी एक काम हो रहा है। तो इसी तरह से दोनों में रस भरना और उसकी वजह से काम होने का एक डिफरेंट महत्व है, बट दोनों जगह काम हो रहा है, ये हमारे लिए बड़ी बात है। उसके बाद टिप्पणी आती है कि ये लतिका भी भर लाई में लता को उषा के समान स्त्री रूप में प्रस्तुत किया गया है, इसलिए यह मानवीकरण अलंकार है। मानवीकरण अलंकार यानी कि पर्सोनिफिकेशन है, मतलब उसको एज ह्यूमन सी बताया गया है। फिर मधु मुकुल नवल रस गागरी में रूपक अलंकार है, क्योंकि मुकुल यानी कि अध खिले फूल को रस की छोटी छोटी गागरियों पर आरोप किया गया है। अब खगकुल कुलकुल सा में कुल की बार बार आवृत्ति होने से अनुप्रास अलंकार है। अब मुझको सारे अलंकार का इंग्लिश नहीं पता, मुझे मानवीकरण अलंकार का पता है, आई थिंक पर्सोनिफिकेशन है, और ये क्या बोलते हैं, आई थिंक वो जो था उपमा अलंकार, वो आई थिंक मेटाफर था, बट बाकी सबको मेरे को थोड़ा देखना पड़ेगा। लेकिन हम अब देखते हैं कि बाकी सारी जो चीज़ें हैं वो आप एक बार के लिए याद रखो, फिर नहीं तो आप इसके बारे में खुद सर्च कर लेना, या अगर नीचे लिखा गया होगा तो हम उस बारे में डिस्कस करेंगे।
तो खकुल कुल शब्द का अर्थ है समूह या परिवार, यानी कि कुल कुल। ये तो बताया गया है कि साथ में मिलके आवाज कर रहे थे, इसीलिए समूह में मिलकर कलरव को कुल कुल शब्द दिया गया है। और इसी तरह से जब हम एक ही शब्द को यूज करते हैं लेकिन उसका हर बार एक डिफरेंट मीनिंग होता है, तो उसको यमक अलंकार बोलते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे जो कुल कुल शब्द है ना, जैसे कि अगर हम एक ही चीज़ को बार बार रिपीट करते हुए, जैसे क ठीक है, या कुल कुल कुल, तो इसका बार बार रिपीटिशन हुआ है ना, तो उसको अनुप्रास अलंकार बोलेंगे। और जहाँ पे ये देखो, जैसे कि एक ही वर्ड के जहाँ पे एक जगह पे एक मीनिंग निकल रहा है, फिर दूसरी जगह पे दूसरा मीनिंग निकल रहा है, तो वहाँ पे उसको यमक अलंकार बोलेंगे।